नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एएफओ, एएओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, आईबीपीएस, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हम रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये सनफ्लावर के ऊपर रहने वाली है, यानी कि सूरजमुखी के ऊपर रहने वाली है। इसमें हम पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं या परीक्षा में बनने की संभावना रहती है, उन प्रश्नों के बारे में आज हम इसमें डिस्कशन करेंगे। पहले इसके कुछ जनरल चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। जनरल चीज़ों में जैसे आपको पहले मालूम होना चाहिए कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है सूरजमुखी का। तो हेलियंथस एनस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, हेलियंथस एनस इसका वैज्ञानिक नाम होता है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि ये किस फैमिली से है। तो इसकी जो फैमिली होती है ये कंपोजिटी फैमिली होती है। ठीक है, कंपोजिटी फैमिली होती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, और अगर कंपोजिटी ऑप्शन में ना दे तो एस्टरेसी ये आपको देख लेना है। एस्टरेसी अगर दिया है तो आप एस्टरेसी पर लगाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी फैमिली होती है कंपोजिटी। उसके बाद बात करेंगे इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो इसका उत्पत्ति स्थान सूरजमुखी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्सिको। ठीक है, इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर हो जाएगा, मैक्सिको। बात करें क्रोमोजोम संख्या, यानी कि इसके अंदर गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 34 पाया जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं इसका जो पुष्पक्रम होता है, पुष्पक्रम को क्या कहते हैं। ठीक है, पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। तो इसके पुष्पक्रम को या तो हेड कहेंगे, ठीक है, या तो बात करते हैं या कह सकते हैं कैप्यूचुलम। ठीक है, कैप्यूचुलम कह सकते हैं। ये दोनों में से एक ही आपको मिलेगा, उसमें कैप्यूचुलम कहते हैं इसको। तो दोनों में से आप दोनों को याद कर लेंगे। अब इसके अंदर एक और प्रोटोएंड्री पाई जाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखेंगे। पूछता है कि सनफ्लावर में प्रोटोएंड्री होती है या प्रोटोगाइनी होती है, तो इसके अंदर प्रोटोएंड्री होती है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और सूरजमुखी जो होती है यह एक परपरागित फसल है। ठीक है, किस प्रकार की है, परपरागित फसल है, ये भी आपको याद होना चाहिए। परपरागित भी किस टाइप की, बहुधा परपरागित। ठीक है, बहुधा परपरागित होगी, ये आपको याद होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसमें जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है। एक तो होता है हस्त परागण। ठीक है, इसके अंदर हस्त परागण होता है, ये आपको याद होना चाहिए। या कह सकते हैं हस्त परागण अगर ऑप्शन में नहीं दे रहा है तो मधुमक्खियों द्वारा भी इसका परागण होता है। ठीक है, आप लोग देखते हैं जब सनफ्लावर होते हैं मधुमक्खियाँ काफ़ी मात्रा में इसके फ्लावर्स पर बैठती हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि इसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो सूरजमुखी के अंदर लिनोलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, कौन सा अम्ल, लिनोलिक अम्ल पाया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा माना गया है, जो हृदय रोगियों के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। ठीक है, इसलिए इसका सनफ्लावर का ऑयल जो होता है खाया जाता है, अधिकतर यूज किया जाता है खाने के रूप में। तो ये सब चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। और एक चीज़ और कि सूरजमुखी के तेल में ऑयल की मात्रा कितनी होती है। तो सूरजमुखी के तेल में ऑयल की जो मात्रा होती है वो होती है 40 से लेके, यहाँ से 45 से लेके 50% तक इसमें ऑयल की मात्रा होती है, ये होना चाहिए। उसके बाद प्रोटीन की बात कर लेते हैं। प्रोटीन की मात्रा कितनी परसेंटेज पाई जाती है। तो सनफ्लावर के अंदर प्रोटीन की मात्रा भी काफ़ी अच्छी पाई जाती है, यानी कि 40% तक इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ये सब चीज़ें थी जनरल चीज़ें। ठीक है, अब हम बात करेंगे, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन है इसके अंदर जो कि एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, रिपीट किया जाता है। एक या दो क्वेश्चन हर एग्जामों में आ ही जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सूरजमुखी का वानस्पतिक नाम क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, लाइनम यूसीटेटम। ठीक है, लाइनम यूसीटेटम। दूसरा है अरेकिस हाइपोजिया। तीसरा ऑप्शन है ग्लाइसिन मैक्स। चौथा ऑप्शन है हेलियंथस एनस। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं लाइनम यूसीटेटम, जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये वैज्ञानिक नाम हो जाएगा अलसी का। ठीक है, किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, अलसी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अरेकिस हाइपोजिया,
ये होता है मूंगफली का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, आपको याद रखना है मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, आरेकिस हाइपोजिया होता है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स जो होता है ये हो जाएगा सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम। किसका वैज्ञानिक नाम, सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम होता है। लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचा है डी ऑप्शन, यानी कि हेलियांथस एनस जो होता है ये सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दोस्तों, यदि आपको एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आप लोगों का परिवार है, यह परिवार जो है सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ के इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है सूरजमुखी किस कुल से संबंधित है, लेग्यूमिनेसी, लिनिएसी, मालवेसी या कंपोजिटी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी फैमिली में जो आएंगे यानी कि दलहन वाली सभी क्रॉप्स आ जाएंगे लेग्यूमिनेसी। लिनिएसी के अंदर हमारी अलसी आती है। ठीक है, अलसी इसकी फैमिली हो जाती है लिनिएसी। मालवेसी की बात करेंगे तो मालवेसी में कपास आ जाएगा, उसके बाद भिंडी, ये दोनों ही क्रॉप किसमें आ जाएंगी, ये मालवेसी में आ जाएंगी। बात करते हैं कंपोजिटी में। कंपोजिटी के अंदर हमारा सूरजमुखी आ जाएगा। ठीक है, सूरजमुखी, और इसके साथ आपको याद करना है कुसुम का भी फैमिली जो होता है ये भी हो जाएगा कंपोजिटी। उसके बाद गेंदा का भी जो फैमिली होता है ये भी हो जाएगा कंपोजिटी। और एक और याद करना है गुलदाउदी। ठीक है, गुलदाउदी की फैमिली भी होती है क्या, कंपोजिटी। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। कंपोजिटी अगर ऑप्शन में ना दिया, इसका एक उपनाम भी होता है जिसको एस्टेरेसी के नाम से कहते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में एस्टेरेसी दिया है तभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एस्टेरेसी का ही दूसरा नाम है कंपोजिटी। ठीक है, एस्टेरेसी, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सूरजमुखी में तेल की मात्रा पाई जाती है। तेल की मात्रा बताना है सूरजमुखी के अंदर कितने परसेंटेज पाई जाती है, 20%, 45%, 33 से 35% या 45 से 50%। बात करते हैं 20% जो तेल की मात्रा पाई जाती है ये सोयाबीन के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर दोस्तों, सोयाबीन के अंदर तेल की मात्रा पाई जाती है 20%। 45% की बात करें तो ये मूंगफली के अंदर जो तेल की मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 45%। ये भी आपको याद होना चाहिए। 33 से लेकर 35% एक आती है तारा मीरा। ठीक है, तिलहनी फसल है, तारा मीरा इसको कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में अधिकतर इसको लगाया जाता है। तो इसके अंदर तेल की मात्रा 33 से लेकर 35% पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर सूरजमुखी में पूछा है तेल की मात्रा, तो इसमें हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 से लेकर 50% सूरजमुखी के अंदर तेल की मात्रा पाई जाती है। अगर यही बात कर लेते हैं प्रोटीन की, यानी कि सूरजमुखी के अंदर प्रोटीन भी काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। 40 से लेकर 45% तक प्रोटीन की मात्रा भी पाई जाती है। और मैक्सिमम बात कर सकते हैं एग्जामों में जो दिया जाता है वो 40% आप याद रखेंगे प्रोटीन की मात्रा सूरजमुखी के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सूरजमुखी के परीक्षण भार होता है 40 ग्राम, 25 ग्राम, 55 ग्राम या 43 से 45 ग्राम। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे चैनल पर फटाफट सीरीज की यानी कि क्वेश्चनों को रिवीजन करवाया जाता है, किसी प्रकार का टाइम पास नहीं किया जाता है। तो इस चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें। कम समय में अधिक क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व करेंगे इस चैनल पर आकर। ठीक है, हर एग्जामों में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है उन्हीं क्वेश्चनों को हम लेकर आते हैं, और जो कि आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित हो सकता है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सूरजमुखी का परीक्षण भार होता है, यानी कि टेस्ट वेट की बात कर रहा है। ये टेस्ट वेट कितना होता है सूरजमुखी का ये बताना है। 40 ग्राम जो होता है ये होता है गेहूँ का टेस्ट वेट। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। 25 ग्राम जो होता है ये धान का टेस्ट वेट होता है। उसके बाद 55 ग्राम जो होता है ये सोयाबीन का टेस्ट वेट होता है। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद 43 से लेकर 45 ग्राम जो होता है ये हो जाएगा हमारे सूरजमुखी का टेस्ट वेट यानी कि परीक्षण भार। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर कहीं कहीं पर 40 से लेके 45 ग्राम दिया है तभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये होता है सूरजमुखी का परीक्षण भार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सूरजमुखी है शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट है या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डे न्यूट्रल प्लांट है। ठीक है, DNP है, तो डी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सूरजमुखी की फसल में वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान होना चाहिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, या 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, या 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, या 30 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो सूरजमुखी की फसल की वृद्धि और विकास के लिए टेम्परेचर जो आवश्यकता होती है, यानी कि 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सूरजमुखी का पुष्पक्रम क्या कहलाता है। ठीक है, पुष्पक्रम के बारे में बताना है। सूरजमुखी का क्या कहलाता है, पेनिकल कहलाता है, रेसिम कहलाता है, साइमोस कहलाता है, या कैपिटुलम कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सूरजमुखी का जो पुष्पक्रम होता है वो कैपिटुलम कहलाता है, डी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थान माना गया है। ठीक है, सनफ्लावर का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर माना गया है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया। ये जो दक्षिणी पश्चिमी एशिया है ये हो जाएगा, यानी कि गेहूं का उत्पत्ति स्थान माना जाएगा। ठीक है, याद होना चाहिए। चीन जो है ये सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान है। ठीक है, किसका हो जाएगा, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान है। उसके बाद मैक्सिको की बात कर लेते हैं। तो मैक्सिको जो है सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थान माना गया है, और इसके साथ साथ मक्का का भी उत्पत्ति स्थान मैक्सिको है। यानी कि अगर ऑप्शन में मैक्सिको नहीं दिया, उष्ण अमेरिका भी दे सकता है। ठीक है, उष्ण अमेरिका भी दे सकता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, अमेरिका। उसके बाद चलते हैं ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है ये उत्पत्ति स्थान माना जाता है मूंगफली का। ठीक है, मूंगफली का उत्पत्ति स्थान क्या माना जाएगा, ब्राज़ील माना जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सूरजमुखी का अंकुरण का प्रकार होता है। ठीक है, अंकुरण 2 प्रकार के होते हैं, एक एपीजियल होता है, एक हाइपोजियल होता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ईपीजियल प्रकार का होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सूरजमुखी के साथ साथ आप मूंगफली का भी याद रखेंगे। ठीक है, मूंगफली का भी आप याद रखेंगे। मूंगफली का अंकुरण भी किस टाइप का होता है, ये भी एपीजियल होता है। सूरजमुखी का आपको एपीजियल होता है, और कपास का भी आप याद रखेंगे किस टाइप का होता है, एपीजियल होता है। यानी कि भूमि के ऊपर इसके जो बीज पत्र होते हैं वो आ जाते हैं, जो भूमि के नीचे बीज पत्र रहते हैं उसको कहते हैं हाइपोजियल। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है खरीफ में सूरजमुखी की बुआई का उपयुक्त समय क्या है। ठीक है, यहाँ पर खरीफ का पूछा है, यानी कि सूरजमुखी को हम तीनों सीजन में बुआई कर सकते हैं। किसमें, रबी में भी कर सकते हैं, खरीफ में भी कर सकते हैं, और जायद के अंदर भी कर सकते हैं इसकी बुआई। ठीक है, इसलिए ये प्लांट हो जाएगा डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा रबी के सीजन में जो बुआई करते हैं वो अक्टूबर से नवंबर में करते हैं। जून जुलाई के समय जो सूरजमुखी की बुआई करेंगे ये खरीफ सीजन की फसल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जा रहा है। ठीक है, जनवरी और मार्च में जो बुआई करेंगे सूरजमुखी की वो जायद क्रॉप कहलाती है। ठीक है, जायद क्रॉप कहलाती है, यानी कि फरवरी मार्च के महीने में बुआई जो की जाती है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सूरजमुखी में रबी फसल के लिए पौधरोपण दूरी रखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो पर नए आए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एग्रीकल्चर वालों के लिए काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों को हम लेकर आते हैं। तो पहले इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो सकता है, सूरजमुखी की रबी सीजन के लिए पूछ रहा है। जो डिस्टेंस रखेंगे, पौध रोपण दूरी कितनी रखते हैं, लाइन से लाइन और पौध से पौध की दूरी 20 × 10 सेंटीमीटर, 30 × 10 सेंटीमीटर, 45 × 20 सेंटीमीटर या 60 × 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं 30 × 10 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है ये दलहनी फसलों के लिए होता है। ठीक है, दलहनी फसलों के लिए डिस्टेंस रखते हैं, ये आपको याद होना चाहिए।
और यहाँ पर सूरजमुखी की जो रबी फसल है उसकी डिस्टेंस रखेंगे यानी कि 45 इंटू 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये रबी के लिए हो जाएगी। और खरीफ के लिए 60 इंटू 20 सेंटीमीटर ये रखते हैं, ठीक है। तो इसमें से आंसर बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सूरजमुखी के तेल में पाया जाता है, आपको बताना सूरजमुखी के तेल के अंदर क्या पाया जाता है। गॉसिपॉल पाया जाता है या रूसिनोलिक अम्ल पाया जाता है, एसियन पाया जाता है या लिनोलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। सूरजमुखी के अंदर ऐसा अम्ल पाया जाता है जो हृदय रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, अच्छा होता है। तो इसमें से बताना है कौन सा अम्ल वो पाया जाता है। बात करते हैं गॉसिपॉल का। गॉसिपॉल किस में पाया जाता है, ये कपास के अंदर पाया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। रूसिनोलिक अम्ल जो पाया जाता है ये अरंडी में पाया जाता है, ठीक है, अरंडी में पाया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। एसियन के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। एसियन किस में पाया जाता है, ज्वार में पाया जाता है, ठीक है, ज्वार के अंदर पाया जाता है। इसको धुरीन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें जो एसियन का निर्माण होता है यानी कि जड़ के अंदर इसमें निर्माण होता है, ठीक है, जो बनेगा जड़ के अंदर बनेगा, लेकिन जो संग्रह होता है, संग्रहण होगा, वो किस में होगा, ये पत्तियों में होगा, ठीक है। ये सब चीज़ों को आपको याद होना चाहिए। उसके बाद लिनोलिक अम्ल, ये डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सूरजमुखी के साथ साथ कुसुम के अंदर भी लिनोलिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, सॉरी दोस्तों 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सूरजमुखी की किस्म कौन सी है। सूर्या है, मॉडर्न है, BSH1 है या उपयुक्त सभी है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और याद रख लेंगे, बादशाह, ठीक है, बादशाह भी किस्म किसकी है, ये सूरजमुखी की। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर BSH1 जो किस्म देख रहे हैं ये सूरजमुखी की पहली हाइब्रिड किस्म है, ठीक है, सूरजमुखी की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम और पूछ रहे हैं आप लोगों से, आप ये किस्म बताइए ये किसकी है, यानी कि पूसा सूर्या, ठीक है, पूसा सूर्या किसकी किस्म है, ये आप लोग बताइए कमेंट के अंदर। तो पूसा सूर्या जो किस्म है ये हो जाएगी आम की, ठीक है, आम की किस्म है पूसा सूर्या, ये भी इंपॉर्टेंट किस्म है, ये भी आपको याद करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सूरजमुखी में हाइब्रिड किस्म की बीज दर क्या है। 7 से 8 किलोग्राम या 10 से 15 किलोग्राम, 15 से 20 किलोग्राम या 20 से लेके 25 किलोग्राम। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं 7 से 8 किलोग्राम जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 10 से लेके 15 किलोग्राम जो दिया हुआ है ये देसी का हो जाएगा, ठीक है, किसका हो जाएगा, देसी किस्मों के लिए हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ए ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आज के वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है सूरजमुखी की खेती के लिए मुख्य खरपतवारनाशी प्रयोग में लेते हैं सीमाजीन का, एल्ट्राजीन का, फ्लूक्लोरोलीन का या उपयुक्त सभी। बात करते हैं सीमाजीन को बैन कर दिया गया है इसलिए इसका प्रयोग में नहीं लाया जाता है। एल्ट्राजीन का प्रयोग हम किस में करते हैं, यानी कि एल्ट्राजीन का प्रयोग हम बुआई से पूर्व करते हैं, ठीक है, बुआई से पूर्व किया जाता है, ये आपको याद करना है। और बुआई से पूर्व यानी कि अंकुरण के बाद, ठीक है, अंकुरण के बाद इसका प्रयोग किया जाता है, बुआई के बाद, अंकुरण के बाद। उसके बाद बेसालिन, यहाँ पर फ्लूक्लोरोलीन इसका एक और नाम है, आपको याद करना है, बेसालिन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, बेसालिन कह सकते हैं या फ्लूक्लोरोलीन कह सकते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सूरजमुखी की खेती में मुख्य जो खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं बेसालिन यानी कि फ्लूक्लोरोलीन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी पूछ लेता है, सिंपल सा क्वेश्चन दे देता है कि सूरजमुखी में प्रमुख कीट कौन सा लगता है। तो प्रमुख कीट जो लगता है सूरजमुखी के अंदर तोता लगता है, ठीक है, तोता जो होता है प्रमुख कीट कह सकते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है ये हमारी क्रॉप के अंदर तोता, पूरे बीज को निकाल कर खा जाता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों को धन्यवाद।